हेलो दोस्तों, सभी दोस्तों का फिर से स्वागत है आज हमारे एंशिएंट हिस्ट्री क्लास में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मौर्य। अब इस चंद्र मौर्य साम्राज्य की स्थापना के बारे में देखें तो घनानंद को हराकर, मतलब नंद वंश का शासन था घनानंद, उसको हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। और मुद्रा राक्षस में ऐसा वर्णन मिलता है। और चंद्रगुप्त मौर्य की मदद चाणक्य के द्वारा की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य की मदद चाणक्य के द्वारा की गई थी विलियम जोन्स द्वारा। सेंडोक्रेट्स, जो सेंडोक्रेट्स है, विलियम जोन्स द्वारा कहा गया है चंद्रगुप्त मौर्य को। और जस्टिन के अनुसार ऐसा माना जाता है कि 6 लाख की फौज की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। बाद में देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच कुछ संधि भी हुई, जिसमें पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध के पश्चिमी का क्षेत्र सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। और सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना से चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हुआ। और इसके बदले सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए चंद्रगुप्त मौर्य ने। और मौर्य दरबार में मेगास्थनीज राजदूत बन गया। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज राजदूत बन के आया। मौर्यकालीन प्रमुख शासक देखते हैं। बिंदुसार बिंबिसार हर्यक वंश का था और बिंदुसार मौर्य वंश का है, जो 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक रहा है। 272 लिखा है, लेकिन हमें मैक्सिमम बुक्स में 273 देखने को मिलता है। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और इसे अमित्र चेट्स या अमित्रघात कहा जाता है यूनानियों द्वारा। और अमित्रघात का मतलब है शत्रुओं का नाश करने वाला। अमित्रघात शत्रुओं का नाश करने वाला। सीरिया के शासक एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत भेजा। बिंदुसार के दरबार में सीरिया के शासक एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत भेजा। और मिस्र के शासक टॉलमी फिलाडेल्फस ने डायोनेसियस नामक राजदूत भेजा। यानी बिंदुसार के दरबार में एक तो डायमेकस और डायोनेसियस, ये दोनों राजदूत बिंदुसार के दरबार में आए थे। और इसने क्या किया, इसके सकाल में ही तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ। जो दिव्यावदान एक ग्रंथ है, उसके अनुसार बिंदुसार के दरबार में 2 बार विद्रोह हुए। और पहली बार इसने अशोक को भेजा और दूसरी बार सुसीम को दमन करने के लिए भेजा। तक्षशिला में बिंदुसार के काल में 2 बार विद्रोह हुए और इसने एक बार तो अशोक को भेजा और उसके बाद सुसीम को भेजा। और यह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी या संरक्षक था। और इसके शासनकाल में 500 सदस्यों की मंत्री परिषद थी और जिसका प्रमुख होता था खल्लाटक होता था। अब चंद्रगुप्त जो मौर्य थे, उनका मौर्य साम्राज्य था, उसके बारे में कुछ देखते हैं। जो मौर्य वंश था वो 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक चला था। उसके साहित्यिक साक्ष्यों की बात करें तो इसमें जो बौद्ध ग्रंथ है वो है दिव्यावदान, दीपवंश और महावंश। और जैन ग्रंथ है कल्पसूत्र और परसृष्टि पर्वन। दिव्यावदान, दीपवंश, महावंश और कल्पसूत्र, परसृष्टि पर्वन, इन सब ग्रंथों से हमें पता चलता है मौर्य वंश के बारे में। और एक है अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त। जो कौटिल्य थे, इन्हीं का नाम था चाणक्य और इन्हीं का नाम था विष्णुगुप्त। और इनको भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। एक मुद्रा राक्षस जो विशाखा द्वारा लिखी थी। और अहनानूर और पुरनानूर जो तमिल ग्रंथ थे, इसमें चंद्रगुप्त की दक्षिण विजय का उल्लेख मिलता है। जो अहनानूर और पुरनानूर थे जो तमिल ग्रंथ, इनसे चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय का पता लगता है। और परिशिष्टि पर्वन जो हेमचंद्र की थी। और बृहत कथा मंजरी जो क्षेमेंद्र की थी। और कथा सरित सागर जो सोमदेव की थी। ये तीनों ही ग्रंथ इंपोर्टेंट है, देख लेना, इनको पूछ लेता है कि किस रचना किसने की थी। तो परिशिष्टि पर्वन हेमचंद्र, बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र और कथा सरित सागर सोमदेव। अब कुछ विदेशी विवरण देखते हैं। विदेशी विवरण के बारे में देखें तो एक पुस्तक थी इंडिका, जिसकी रचना मेगास्थनीज ने की थी। इसमें पाटलिपुत्र के नगरीय प्रशासन के बारे में बताया गया है। और कुछ विदेशी आए थे जैसे कि निर्याकस, स्ट्रेबो और कॉइटियस, ये सब मौर्य काल के ही हैं। और पुरातात्विक साक्ष्य की बात करें तो ये थे अशोक के अभिलेख, रुद्रदान का जूनागढ़ अभिलेख, पॉलिस वाले मृदभांड और स्तूप एवं गुफा भवन और पंचमार्क सिक्के, जिन्हें मुद्रा कहते हैं, ये सब पुरातात्विक साक्ष्य थे। अब अशोक के बारे में पढ़ते हैं।
अशोक का काल 273 से 232 ईसा पूर्व तक था और इसने 273 में सत्ता प्राप्त की थी और इसका राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में 4 वर्षों तक सत्ता के लिए संघर्ष किया, यानी इसने 4 वर्षों के लिए सत्ता तक संघर्ष किया था और पहला भारतीय राजा था जिसने अभिलेखों के द्वारा प्रजा को संबोधित किया था। अशोक ऐसा पहला राजा था जिसने अभिलेखों के द्वारा प्रजा को संबोधित किया था और इसकी लिपि थी ब्राह्मी और भाषा थी प्राकृत। अशोक के अभिलेखों की 5 श्रेणियां मिलती हैं, जिसमें दीर्घ स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख और दीर्घ शिलालेख, लघु शिलालेख और पृथक शिलालेख। अशोक का नाम केवल प्रथम लघु शिलालेख पर है और शेष पर उसका नाम देव नाम प्रियदर्शी। देव नाम प्रियदर्शी यानी देवों का प्यारा अशोक को कहते थे। देव नाम प्रियदर्शी यानी देवों का प्यारा, ये अशोक को कहते थे। अशोक के अभिलेखों में धम्म का सिद्धांत दिया गया है और अशोक के अभिलेखों को पहली बार जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अशोक शिलालेखों की बात करें तो मुख्य शिलालेख हैं 14, लघु शिलालेख हैं 15 और कुल स्तंभ लेख 14 हैं। दीर्घ स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख ये सब 14 हैं और गुहालेख जिनका जो गुफाओं में उत्कीर्ण है उन्हें गुहालेख कहते हैं। अब अशोक के 14 बृहद शिलालेखों के बारे में पढ़ेंगे। अशोक के जो 14 बृहद शिलालेख थे उनके बारे में पढ़ेंगे। जो पहला शिलालेख था इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरे शिलालेख में मनुष्य और पशुओं दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है और चोल पांड्य और सत्यपुत्र एवं केड़ पुत्र की चर्चा की गई है। तीसरे शिलालेख में राजकीय अधिकारियों को हर 5वें वर्ष दौरा करने का आदेश दिया गया है। तीसरे शिलालेख में राजकीय अधिकारियों को हर 5वें वर्ष दौरा करने का आदेश दिया गया है और चौथे शिलालेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है और 5वें शिलालेख में धम्म महापात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी की गई है। छठे शिलालेख में प्रतिवेदक की चर्चा की गई है। और 7वें शिलालेख में सभी संप्रदाय के लिए सहिष्णुता की घोषणा की गई है। 8वें शिलालेख में सम्राट की धर्म यात्राओं का उल्लेख और बोधि वृक्ष के भ्रमण का उल्लेख में विभिन्न प्रकार के समारोहों की निंदा की गई है। 10वें शिलालेख में ख्याति एवं गौरव की निंदा तथा धम्म नीति की श्रेष्ठता पर बल दिया गया है। 10वें शिलालेख में धम्म नीति की श्रेष्ठता पर बल दिया गया है और 11वें शिलालेख में धम्म नीति की व्यवस्था के बारे में बताया गया है। 12वें शिलालेख में सर्वधर्म समभाव एवं स्त्री महामात्र की चर्चा की गई है। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। काफ़ी इंपोर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है कि कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में है, तो वो 13वें शिलालेख में है। और 14वें शिलालेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित किया है। तो 14वां शिलालेख है उसमें अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित किया है। कुछ अब अशोक के लघु शिलालेखों के बारे में पढ़ते हैं। जो एर्राकुडी शिलालेख है वो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ब्रह्मगिरी शिलालेख कर्नाटक में पड़ता है। सिद्धपुर कर्नाटक और जतिंग्रामेश्वर कर्नाटक, गोबीमठ कर्नाटक, राजुल मंडगिरी आंध्र प्रदेश, मास्की कर्नाटक और गुर्जरा मध्य प्रदेश। रूपनाथ एमपी, भाब्रू राजस्थान, काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाब्रू शिलालेख। भाब्रू शिलालेख राजस्थान में पड़ता है। अहरौरा उत्तर प्रदेश, सासाराम बिहार और पंगुरिया मध्य प्रदेश, सन्नती कर्नाटक और पालकीगुंडू कर्नाटक। अब अशोक के दीर्घ स्तंभ लेख के बारे में पढ़ते हैं। जैसे इलाहाबाद स्तंभ लेख उत्तर प्रदेश में है। टोपरा दिल्ली जो हरियाणा में है। मेरठ दिल्ली उत्तर प्रदेश में है। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख बिहार में है। लौरिया अरेराज बिहार में है और रामपुरवा ये भी बिहार में है। इसके बाद इलाहाबाद कौशाम्बी ये उत्तर प्रदेश में है। सांची स्तंभ लेख मध्य प्रदेश में है। सारनाथ स्तंभ लेख उत्तर प्रदेश में है। रोमिनदेई स्तंभ लेख नेपाल की तराई वाले क्षेत्र में है और नेगलीसार स्तंभ लेख ये भी नेपाल की तराई में है। ये स्तंभ लेख है ना जो
जो भी मैंने स्तंभ लेख पढ़ाए हैं आपको पढ़ लेना, ये जब आप यूपीपीसीएस या स्टेट पीसीएस दोगे तभी भी आते हैं मैचिंग के लिए, बहुत स्तंभ लेख ये सब इम्पोर्टेंट हैं। अब हम अशोक के कलिंग युद्ध और धम्म नीति के बारे में पढ़ेंगे। कलिंग युद्ध था वो 261 ईसा पूर्व में हुआ था और यह अशोक के राज्याभिषेक के 8 वर्ष के पश्चात हुआ था। अशोक के राज्याभिषेक के 8 वर्ष पश्चात हुआ था। इसमें 1 लाख लोगों की मृत्यु हुई और 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए और इससे अशोक बहुत आहत हुआ और इसने भेरी घोष की जगह धम्म घोष की नीति को अपना लिया। अब ये भेरी घोष और धम्म घोष होती क्या थी? जो भेरी घोष थी इसमें था यानी भौतिक विजय की नीति का त्याग, यानी इसने भेरी घोष की नीति में क्या किया कि भौतिक विजय की नीति का त्याग कर दिया और धम्म घोष यानी संस्कृत विजय पाने की नीति को अपनाया, सांस्कृतिक विजय पाने की नीति को अपना लिया। इसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए धर्म प्रचारक भेजे। इसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेज दिया और इसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति की। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है देखना, महामात्र कौन था? तो महामात्र एक प्रचार करने के लिए धर्म प्रचारक थे और जिसकी नियुक्ति अशोक ने की थी। और अशोक के 13वें शिलालेख में 5 यवन राजाओं का उल्लेख है जहां उसने अपने धर्म प्रचारक भेजे थे। अब देख लेते तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन भी अशोक के काल में हुआ था पाटलिपुत्र में, जिसके अध्यक्ष थे मोगली। इसका अभिधम्म पिटक का संकलन, इसका कार्य था अभिधम्म पिटक का संकलन। अब मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था देखते हैं। इसमें राजा शीर्ष पर होता था और इसे धर्म प्रवर्तक कहते थे। ऐसा कौटिल्य ने बताया है कि राजा शीर्ष पर रहता था और इसे धर्म प्रवर्तक कहते थे जो सामाजिक व्यवस्था का संचालक होता था। अब इसके कुछ शीर्ष अधिकारी पढ़ते हैं। तीर्थ या विभाग अधिकारी, इसको नगद वेतन और जैसे मंत्री, पुरोहित, सेनापति तथा युवराज आदि थे। इसके शीर्ष अधिकारियों के बारे में बात करें तो तीर्थ या विभाग, अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों का वर्णन हुआ है, यानी 18 प्रकार के तीर्थ बताए गए हैं और इसमें नगद वेतन होता था और इसमें तो कौन से जैसे मंत्री, पुरोहित, सेनापति तथा युवराज ये सब होते थे। संदेश वाहक यह एक महत्वपूर्ण अधिकारी होता था और यह था जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमना इसका कार्य होता था और अधिकारियों के कार्यों पर दृष्टि रखता था। यानी एक अधिकारी था सन्निधाता, जिसे कोषाध्यक्ष कहते हैं, और एक था समाहर्ता जो कर संग्राहक होता था। एक सन्निधाता जो कोषाध्यक्ष था और एक समाहर्ता जो कर संग्राहक था। इसका जो साम्राज्य था वो 5 बड़े प्रांतों में विभाजित था: अवंती, प्राची, कलिंग, दक्षिणापथ और उत्तरापथ। अब न्यायालय के बारे में, न्याय प्रशासन के बारे में कुछ पढ़ते हैं। जैसे फौजदारी, इसका मुख्य प्रदेश था, जैसे कंटक सुदन बोलते थे। दीवानी, जिसका मुख्य था व्यवहारिक, जैसे धर्मस्थनीय या धर्मस्थी बोलते थे। जिला न्यायालय का मुख्य अधिकारी था रज्जुक। गोपा, जो हिसाब का लेखाकार रखता था। और अक्षपटलाध्यक्ष, जिसे महालेखाकार कहते थे। और नगरक, जो शहर प्रशासन के लिए होता था। और शीताध्यक्ष, जो कृषि का अध्यक्ष था। कृषि के अध्यक्ष को शीताध्यक्ष कहते थे। प्रांतीय प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे तो पहले प्रांत, उसके बाद मंडल, उसके बाद जिले या विषय और उसके बाद ग्राम होता था। और जो मौर्य साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। इसका प्रधान ग्राम में क्या ग्राम लेख होता था और जिले के अधिकारी को प्रदेष्टा या रज्जुक कहते थे। कौटिल्य द्वारा सप्तांग सिद्धांत दिया गया है। प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए 7 तत्व थे। प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए 7 तत्व थे। राजा, जो स्वामी कहते थे जिसको, सचिव, अमात्य कहते थे, क्षेत्र, जनपद, किला, दुर्ग, खजाना, कोष और सेना, जो सेना ही कहते थे, और मित्र को मित्र। ये सप्तांग सिद्धांत दिया था कौटिल्य ने। विधि के 4 स्रोत थे कौटिल्य के अनुसार: धर्म, व्यवहार, चरित्र और राजाज्ञा। ये 4 स्रोत थे। ऑप्शन दे देगा, इसमें से कोई एक नहीं देगा, कोई दूसरा ऐड कर देगा कौन सा था, तो आपको वही टिक करना है। अब कुछ देखते हैं, जैसे कि समष्टाध्यक्ष का था, बाजार के लिए इसने समष्टाध्यक्ष की नियुक्ति की गई थी। नवाध्यक्ष, जो जहाज़ों का हिसाब रखता था उसको नवाध्यक्ष कहते थे। अध्यक्ष कौन था? सीमा शुल्क के लिए इसने शुल्काध्यक्ष की नियुक्ति की थी। और धर्म महामात्य, धर्म के पालन की जांच के लिए इसने धर्म महामात्य की नियुक्ति की। और अश्वाध्यक्ष, जो घुड़सवार होता था, वो सेना का अधिकारी होता था।
अब अंत में मौर्य साम्राज्य अनेक छोटे छोटे प्रांतों में विभक्त हो गया। प्रत्येक प्रांत एक एक कुमार या आर्यपुत्र के अधीन आता गया, और प्रत्येक प्रांत एक एक कुमार या आर्यपुत्र के अधीन आता गया। अब जो प्राच्य प्रदेश पाटलिपुत्र था, उसमें देखते हैं जो उत्तरापथ था उसकी राजधानी तक्षशिला थी, कलिंग था उसकी राजधानी तोसली थी, दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी और अजंती की उज्जैनी, और अवंती की राजधानी थी वो उज्जैनी थी। नगर प्रशासन के बारे में पढ़ते हैं। इंडिका के अनुसार जो नगर प्रशासन दिया गया है वो मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका के अनुसार बताते हैं। जैसे कि मेगस्थनीज के द्वारा पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया है। जो एस्ट्रोनोमोई होते थे वो नगर का प्रमुख अधिकारी होता था, एग्रोनोमोई जिले का प्रमुख अधिकारी होता था। नगर प्रशासन 30 सदस्यों के समूह द्वारा चलाया जाता था, जिसमें 6 समितियां थीं और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य थे। अब ये 6 समिति कौन थी? जो प्रथम समिति थी वो जल सेना की व्यवस्था से संबंधित थी, द्वितीय यातायात एवं रसद की व्यवस्था थी, तृतीय पैदल सैनिकों की देखरेख, चतुर्थ समिति अश्वरोही सेना की देखरेख, पंचम समिति गज सेना की देखरेख और छठी समिति रथ सेना की देखरेख के लिए थी। आगे सैन्य प्रशासन देखते हैं। सैनिक छावनियों को गुल्म और सैनिकों के वेतन को गुल्मदेह कहते थे। 2 टर्मिनोलॉजी हैं, एक गुल्म और गुल्मदेह, यानी जो सैनिक छावनियों को कहते थे गुल्म और सैनिकों के वेतनों को कहते थे गुल्मदेह। अब एक प्लिनी हुए थे लेखक, इनके अनुसार इसकी सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी और 8,000 अश्वचलित रथ, इतनी सेना थी इसके पास। अब मौर्यकालीन कुछ आर्थिक स्थिति देखते हैं। राज्य की मुद्रा इसकी पड़ थी, पड़ इसकी राज्य की मुद्रा थी। आहत मुद्राएं प्रचलित थीं, जो आहत मुद्राएं थीं वो प्रचलित थीं। ये आहत मुद्राएं इन्हें पंचमार्क कहते थे। ये चांदी की बनी होती थी और इसमें मोर, पर्वत और अर्धचंद्र अंकित था। अब करसापड़ और धरड़, यह चांदी का सिक्का होता था। पूछे कि चांदी के सिक्का का नाम क्या था, तो वो था करसापड़ या धरड़। और काकड़ी और अर्धकाकड़ी ये तांबे के सिक्के होते थे। ध्यान रखना। मौर्यकालीन सामाजिक स्थिति के बारे में देखते हैं। मेगस्थनी द्वारा भारतीय समाज 7 वर्गों में विभाजित था, जिसमें दार्शनिक, किसान, शिकारी एवं पशुपालक थे, शिल्पी एवं कारीगर, योद्धा, निरीक्षक एवं गुप्तचर तथा अमात्य एवं सभासद नामक वर्ग थे। ये सब इसके समाज थे। जैसे कि और स्त्रियों को पुनर्विवाह एवं नियोग की अनुमति थी, और संभ्रांत घर की स्त्रियां घर में ही रहती थीं, और कौटिल्य ने इन्हें अनिष्कासनी कहा कौटिल्य ने इसको। और मेगस्थनीज और स्ट्रैबो के अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं थी। मेगस्थनीज और स्ट्रैबो लेखक हुए हैं, उनके अनुसार ऐसा कहा गया है कि मौर्य काल में दास प्रथा नहीं थी। और अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1877 में अशोक के शिलालेखों के संग्रह को प्रकाशित किया था। अलेक्जेंडर कनिंघम ने। अब कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र में से कहा गया है कि मौर्यकालीन समाज में अनेक वर्णसंकर जातियों का उल्लेख हुआ है। इसमें अंबस्ट, निषाद, मागध, सूत और बेड़ आदि थी। अब कर के बारे में कुछ देखते हैं, जो उपज के चौथे भाग से छठा